हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के नोट्स को देखिए। हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। स्टार्टिंग के 3 पार्ट 3 वीडियोस जा चुकी हैं, आपने उनको देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाला जाएगा जिससे कि आप उनको आसानी से देख सकें। आज की वीडियो लाइफ प्रोसेस नोट्स का पार्ट 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है और ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है और क्या उनका प्रोसेस होता है और उनकी जो इंपॉर्टेंट सेल है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब सारी डिटेल हम लेंगे आज की वीडियो में एक्सक्रीशन के टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए ना तो एक्सक्रीशन एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे, और वो ऑर्गन कौन से होते हैं जिसकी मदद से काम पूरा हो पाएगा। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर आंसर आता है किडनी। ठीक है, तो किडनी की मदद से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि भाई ये वेस्ट मटेरियल, ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल आ कहाँ से गया हमारी बॉडी में। हमने तो अच्छा फूड लिया था। चलिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जब हम फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, एक्सवेजेड कुछ भी, जो भी हम मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ वेस्ट ज़रूर बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बॉडी में जितना भी आपने इंटेक किया और वही सारा यूटिलाइज हो जाएगा, वेस्ट बनेगा ही नहीं। वेस्ट बनेगा, लेकिन कितना वेस्ट बनेगा ये डिपेंड करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, अगर किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग है, तो ऐसे में वेस्ट थोड़ा कम बनेगा। क्लियर, बॉडी जो है सभी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी, लेकिन वेस्ट बनेगा ज़रूर, भले ही कम बने या ज़्यादा बने, वो तो मेटाबॉलिक प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वेस्ट तो बनता ही है। अब उस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट में भी सुना था कि फीकल मैटर, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन फिर रेक्टम एनस, इस तरीके से बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किसका जिक्र किया जा रहा है। अगर आप ह्यूमन का टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें नाम आता है किडनी का। क्लियर, उस चीज़ को भी हम आगे और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब एक बार लाइन से मैच कर लेते हैं। एक्सक्रीशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रीशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है वेस्ट मटेरियल को, है ना, रिड ऑफ एक्सेस, आगे जो और लिखा है यहाँ पर आप ऑफ कर लेना, ठीक है, ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लास्ट में जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो बॉडी के एक ऑर्गन के द्वारा बाहर निकलेगा, जिसका नाम मैंने आपको अभी क्या बताया था, किडनी। क्लियर, ह्यूमन के केस में। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि भाई ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है दैट मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वाटर और आयंस के लेवल को जो मेंटेन कर रहा है उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन कौन करता है इस काम को? आंसर है किडनी। क्लियर, याद रखना है आपको कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन। क्या इंपॉर्टेंस है एक्सक्रीशन की और ऑस्मो रेगुलेशन की? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन रिमूव। एक्सक्रीशन क्या करता है? रिमूव करता है अनवांटेड बाय प्रोडक्ट को ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं ना, उन सब के लास्ट में वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन उस वेस्ट को धीरे धीरे शरीर से बाहर करने में मदद करता है कौन सा प्रोसेस? एक्सक्रीशन। क्लियर, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन रिमूव्स मैनी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस विच डैमेज द सेल, एक्ट एज अ एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, इनहिबिटर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। अब एक बार आप सोच के देखिए कि अगर कोई एंजाइम ब्लॉक हो गया तो एंजाइम का काम खत्म।
ठीक है, एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई वो तो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाइजेशन होगा ना वो ख़राब हो जाएगा, फूड मटेरियल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में। और आप ध्यान से सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति में डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, फूड मटेरियल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी एंजाइम के ब्लॉक होने की वजह से, तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगी? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए क्या ना, पूरी बॉडी के लिए फ्यूल है ना बहुत मायने रखता है। और फ्यूल क्या है? जो हम खा रहे हैं, भाई जो भी आप व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, बाइक, स्कूटी, कार, जो भी XYZ, ठीक है, तो उसके लिए फ्यूल बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा फ्यूल डालेंगे, ठीक है, वैसे ही व्हीकल रन करेगा, सिंपल सी बात है। अब ऐसे हमारी बॉडी पे भी लागू होता है। हमारी बॉडी के लिए जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बाकी ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कब करेगा? जब एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एंजाइम अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो एंजाइम इनहिबिट हो गया है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी में जो वेस्ट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कब बनेगा, ठीक है, तो वेस्ट जो बनेगा उसका समय समय पर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी जो ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी बॉडी में फॉल्ट का कारण बनेंगे, मतलब बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, किडनी भी खराब हो सकती है। क्लियर? आगे देखते हैं इसमें, इट रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द सोल्यूट पोटेंशियल एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, सारी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएंगी, सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका जो पीएच है वो भी गड़बड़ा जाएगा, तो एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब आप सोच रहे होंगे भाई पीएच को कैसे रेगुलेट कर रहा है ना, वो इसीलिए देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है जब वो किडनी के पास पहुंचता है तो किडनी के अंदर है ना सेल होती हैं, हालांकि वो आज की वीडियो में थोड़ा आगे जिक्र आएगा, डायग्राम के साथ आपको समझाया जाएगा, पर फिलहाल के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए किडनी जो होती है ना उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर है ना एक पाइप एंटर करता है, उसको बोलते हैं एफरेंट, ए से स्टार्टिंग होती है स्पेलिंग की, और एक पाइप वहाँ से बाहर निकलता है इफरेंट। क्लियर? तो एफरेंट वाले पाइप में होता है इम्प्योर ब्लड, फिर वो जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना एक ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर के द्वारा पहुंचा दी जाती है अंदर, नेफ्रॉन के अंदर पहुंचा दी जाती है, फिर उस इम्प्योरिटीज़ को मतलब एज अ यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कोई भी पर्टिकुलर लाइन अगर लगता है कि भाई काम का है तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि भाई पीएच जो है यूरिन का वेरी करता है करीब 4.5 से लेकर 8 के बीच। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस चल रहा है ना, मतलब एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी से वेस्ट बाहर निकलेगा है ना, उसी के बेस पे क्या होता है हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसमें भी पीएच में बदलाव देखा जाता है। क्लियर? बाकी अभी हम डायग्राम लेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ये आप सब जानते ही हैं, एंड दे सिंथेसाइज ऑल देयर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू डिमांड। प्लांट को देखिए क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, वो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑल देयर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, मतलब जैसा पौधा होता है उसके हिसाब से वो अपने फूड मटेरियल को तैयार करता है। वेस्ट सब्सटेंसेस इफ प्रोड्यूस्ड इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए जो वेस्ट सब्सटेंस यहाँ पर जनरेट होता है ना, भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस तो प्लांट बॉडी के अंदर भी चलते हैं, उसको कुछ मेथड के जरिए बाहर किया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं वो पॉइंट्स? मैनी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल्ड, बहुत सारे जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकल्ड किया जाता है इन द सिंथेसिस, बनाने में ऑफ न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जिससे कि नए नए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स तैयार हो सकें। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा या किया भी होगा, कई बार होता है कि पौधे की जो पत्तियां वगैरह होती हैं ना, या फिर जो भी थोड़ा बहुत पार्ट है उसको हम फाइन मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और पौधे को एज ए खाद के तौर पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और काम भी आता है, ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है पौधे के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है एक्सेस साल्ट इज़ रिमूव्ड। एक्सेस साल्ट जो है प्लांट बॉडी से रिमूव्ड होता है, कैसे? थ्रू द हाइडेथोड सेल अलॉन्ग विद द गटेशन वाटर। या गटेशन देखिए एक प्रोसेस होता है, इस गटेशन के प्रोसेस में हाइडेथोड सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक्सेस साल्ट पत्तियों से
बाहर निकल पाते हैं। लीफ सरफेस पर देखने को मिलेगा आपको गटेशन का प्रोसेस। तो गटेशन क्या होता है? एक वो प्रोसेस जिसमें हाइडेथोड सेल की मदद से एक्सेस साल्ट लीफ से बाहर निकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड विद इन द डेड परमानेंट टिश्यूज सच एज हार्टवुड, लीव्स और बार्क। बार्क देखिए बहुत ईजी, आपने सुना भी होगा। जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो स्टेम होता है, स्टेम के सबसे बाउंड्री वाली जो लाइन होती है ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं? ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ पहुँच जाता है और बार्क के रूप में वो वहाँ पर ऐसे टूट कर हटने लगता है ना, टाइमिंग के हिसाब से, पीरियडिकली। नेक्स्ट, वेस्ट सब्सटेंस produced by the certain metabolic activity of the plants are oxygen, carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water are used by the process of photosynthesis. ठीक है, जैसे हम अभी पहले जिक्र आ रहा था, रिसाइकल्ड वर्ड यूज़ किया गया था ना, तो वही वाली चीज़ें यहाँ पर भी। The O2 which inhibit the photosynthesis in higher concentration escape from the plant into the environment by the process of diffusion. आपको पता है कि प्लांट बॉडी से जो बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। तो प्लांट के लिए तो वेस्ट ही है ना भाई, वो वेस्ट है तभी तो बाहर निकला है, अदरवाइज क्या फिर से उसका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और मटेरियल भी हो सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में डाल दिया गया उसको। सम वेस्ट सब्सटेंस आर एलिमिनेट, कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो एलिमिनेट होते हैं किससे? पेटल से। फ्रूट पार्ट भी इसमें वेस्ट में कंसिडर किया जाता है, मतलब प्लांट बॉडी के लिए वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। और बाकी सीड्स वगैरह भी यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, सम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट सच एज लेटेक्स, रेजिन, डक्ट, स्टोर रेजिन। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, आपने नोटिस किया होगा प्लांट बॉडी का, जैसे कि नीम का पेड़ होता है ना, तो उसका जो स्टेम होता है, स्टेम में जो बाउंड्री लाइन होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बार्क बोल रहे हैं, पेड़ की छाल बोल देते हैं बल्कि इसको, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? डेड टिश्यूज़ होते हैं, उनके बीच से क्या होता है? कुछ एक चिपचिपा पदार्थ सा निकलता रहता है, वो सब क्या है? वो वेस्ट पार्ट है, ठीक है। क्या है वो? वेस्ट पार्ट। वो बात ठीक है, वो हमारे लिए काम आएगा, हम उससे कुछ चीज़ तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्लांट बॉडी की बात चल रही है तो उसके लिए तो वो वेस्ट ही है। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। पॉइंट्स तैयार किए हैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट में, इन अमीबा वेस्ट मटेरियल CO2 इज रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से CO2 को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। कैसे? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्रैकेट में डाला गया। एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? जैसे कि अमोनिया, ठीक है, ये एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट है। एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए क्योंकि अमीबा के अंदर क्या है ना, कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होती है अमीबा की, तो वहाँ पर क्या है कि कोई ऑर्गन नहीं है, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और उसी के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी को ज़िंदा रख पाता है। कैसे ज़िंदा रख पाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव करके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है आपको। कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में मदद करते हैं, किस काम में मदद करते हैं? एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने में, और साथ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर? बाकी बाउंड्री लाइन पर क्या मिलती है? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से CO2 कैसे बाहर आएगी? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन अर्थवर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रीडिया। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ट्यूबुलर पार्ट में मिलता है, ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में मिलता है, ट्यूब्स की फॉर्म में। इन एडिशन नेफ्रीडिया मोइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अर्थवर्म के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। एक तो नेफ्रीडिया जो अपने आप में ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से एक्सक्रीशन हो पाता है, साथ में जो इसकी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन जो होती है, वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। क्लियर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर रही है इसकी स्किन। अब आते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, इन ह्यूमन बीइंग माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन विच फंक्शन एज एक्सक्रीटरी यूनिट अबाउट 1 मिलियन। देखिए एग्जैक्ट नहीं होता है पर हाँ अप्रॉक्स में 1 मिलियन नेफ्रॉन टेकन टुगेदर टू फॉर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि भाई किडनी जो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये किडनी
किसके मिलने से बनी हुई है? एक स्पेशल सेल के मिलने से, है ना, ठीक है। और वो कितनी हो सकती है नंबरिंग में? अप्रॉक्स 1 मिलियन, ठीक है। तो किडनी के जो यूनिट है वो हम किसको बोलेंगे? नेफ्रॉन को। मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन आर CO2 एंड यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन लीवर। आपको पता है कि भाई CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो लंग्स के बेस पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। भाई O2 को हम अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। जो बाकी गैसेस वेट कर रही होती हैं एल्वियोलाई के अंदर, उसकी मदद से वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन वगैरह का, जो आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि पार्ट सेकंड जो है उसमें हमने पूरा डिटेल में समझा था, फुल डिटेल में समझा था कि भाई ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर क्या हाईलाइट किया जा रहा है? यूरिया को। अब यूरिया कहाँ से आ गया? हम तो भाई यूरिया लेते नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम प्रोटीन लेते हैं, लेकिन प्रोटीन का हम उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए सोचते तो हम कि भाई प्रोटीन ले रहे हैं, फ़ायदा देगा, लेकिन उसे यूज़ भी तो करना होता है। आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं देंगी, वो नुकसान देगी, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है वो फ़ायदा तभी देगी जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेम प्रोटीन का है, प्रोटीन आप ले रहे हैं तो उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो जो अनयूज़ प्रोटीन होगी, ठीक है, अनयूज़ प्रोटीन, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? यूरिया में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है साफ साफ, यूरिया प्रोड्यूस्ड एज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन अ लीवर। लीवर में एक्चुअल में है ना यूरिया साइकिल चलती है, जिसकी मदद से क्या होता है? यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब वो यूरिया बाहर निकलना ज़रूरी है। यूरिया बाहर कैसे निकलेगा? उसमें मदद करेगा कौन? हमारी किडनी, ठीक है। मोर ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन में पॉइजनस, लेकिन अगर बाई चांस किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या लीवर में यूरिया साइकिल ठीक से नहीं चल रही है, मानकर चलिए कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अब लीवर ने तो यूरिया साइकिल के बेस पे क्या जनरेट कर दिया? यूरिया। यूरिया जब काफ़ी समय तक बॉडी में एक्यूमुलेट रहेगा ना, इकट्ठा रहेगा, तो पॉइजन का कारण बन सकता है, एक बहुत नुकसान पहुंचाएगा हमारी बॉडी को। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किडनी अच्छे से काम करेंगी तो समय समय पर क्या होगा? बॉडी से उसको बाहर निकालते रहेंगे, है ना, यूरिन के फॉर्म में। यूरिन क्या है? सिंगल मटेरियल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से एक यूरिया भी है, और जो बना कैसे? अनयूज प्रोटीन की वजह से। क्लियर? कौन से ऑर्गन ने इसमें मदद की है यूरिया को बनाने में? वो है लीवर। लीवर में से कौन सी साइकिल चलती है? यूरिया साइकिल। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना आप, है ना, अपने रजिस्टर के अंदर। लंग्स होते हैं ह्यूमन के रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है, ब्रीथिंग वाले प्रोसेस से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिमेन्स लोकेटेड। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो कहाँ लोकेटेड रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ लोकेटेड रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब देखिए डायग्राम देखते हैं इसका जरा। देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? किडनी। कितनी होती हैं? पेयर में होती हैं। सेकंड है यूरेटर, थर्ड है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हैं पूरा नाम इसका, और फोर्थ है हमारे पास यूरेथ्रा। तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ये लेबलिंग यहाँ पर की गई है, और वैसे तो ज़्यादा नाम है ही नहीं इसके अंदर। सबसे ऊपर जो 2 डक्ट दिखाई हुई है ना, ये क्या है? इन्फीरियर वेना केवा और एओर्टा। एओर्टा आप समझ गए होंगे कि एओर्टा क्या होता है? आर्टरीज का मोटे वाला पाइप होता है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो, ठीक है। और बाकी इन्फीरियर वेना केवा मतलब एक तरह की वेन्स होती हैं। इन्फीरियर और सुपीरियर 2 तरह की वेना केवा पाई जाती है। वेना केवा मतलब वेन्स का इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड का वैसे यहाँ पर इस सिस्टम में कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए। एड्रिनल ग्लैंड को हम अलग से समझेंगे और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम आएगा, जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है क्लास 10th के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। अब देखिए इस पूरे टॉपिक में क्या बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले तो किडनी की स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाया गया कि भाई एक्चुअल कैसी स्ट्रक्चर होती है किडनी की। किडनी ऑफ ह्यूमन इज़ अ बीन शेप्ड। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, स्पेशली यूरिया। यूरिया के बारे में ज़रूर याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यूरिया के टॉपिक पर कि भाई यूरिया कैसे बना? अनयूज प्रोटीन, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं और उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अनयूज प्रोटीन हुई, है ना। सोचा था आपने कि भाई मसल्स बिल्डिंग होगी, ये सब काम होंगे, पर लेकिन आपने उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। आपने सोचा बस खाया और बस ठीक है,
यूज़ होती रहेगी अपने आप। पर ऐसा नहीं है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और प्रोटीन ले रहे हैं आप, तो अनयूज प्रोटीन जो होगी वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, यूरिया में। और यूरिया अगर बन रहा है तो वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशन होती है। और किडनी अच्छे से काम करनी चाहिए, तो किडनी अच्छे से काम करेंगे और आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो चलिए फिर भी कोई समस्या नहीं है, काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा केस। लेकिन किडनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, और आप पानी भी ज़्यादा नहीं पी रहे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यूरिया इकट्ठा होता चल जाएगा, जो एक जहर का काम करेगा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्लियर? अदर वेस्ट साल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट दैम इन अ फॉर्म ऑफ येलो लिक्विड कॉल्ड यूरिन। अच्छा, अब एक और चीज़, ये जो यूरिन होता है इसको येलो कलर दिया जाता है ना, कि भाई येलो कलर का यूरिन देखा जाता है, पर इसमें कारण क्या है, रीज़न क्या बन सकता है इसके लिए, तो वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोक्रोम। ये चीज़ याद रखना, यूरोक्रोम एक पिगमेंट होती है जो यूरिन में पाई जाती है, जिसकी वजह से कलर येलो होता है यूरिन का, ठीक है। दिस किडनी हेल्प इन फिल्टरिंग द ब्लड मेन लाइन। किडनी का फंक्शन क्या हुआ, फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का और रिमूव करने का टॉक्सिक सब्सटेंस को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द बॉडी से। ईच किडनी मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, है ना, कॉल्ड नेफ्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के बारे में सुनते हैं। हर एक जो नेफ्रॉन होता है वो दो हिस्सों के मिलने से बना होता है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है मेल्फिजियन बॉडी, सेकेंड है ट्यूबुलर पार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डायग्राम यहाँ बना हुआ है। देखिए ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी, ठीक है। इसमें एक सी शेप स्ट्रक्चर है, कौन सी, सी शेप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। और उसके अंदर है ना एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी, मतलब गुच्छा सा पड़ा हुआ है पाइप का, जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल, इनके मिलने से क्या बनेगा, मेल्फिजियन बॉडी। तो मेल्फिजियन बॉडी कौन सी है, जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी एक खास चीज़, जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला, और सेकंड पार्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को नाम दे रहे हैं मेल्फिजियन बॉडी और सेकंड पार्ट को नाम दिया जा रहा है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको नोट कर लेते हैं। एक देखिए पीसीटी, जहाँ पर मैंने इसे डॉट लगाया, एक लूपोफेनल, और तीसरे नंबर पर है डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और लूपोफेनल तो ये कंप्लीट है, ये वी शेप स्ट्रक्चर है ना। और लास्ट में जो ये नाम आ रहा है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन जा रही है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? अब मैं इसको हटा देता हूँ जो मार्क किया है मैंने, ताकि बाकी सारे नाम आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए, अब देखिए आप ध्यान से, देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। इसके अंदर जो ये गुच्छा सा है, इसको कहा जा रहा है ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को मिलाकर मेल्फिजियन बॉडी है। होता क्या है कि एफरेंट, देखिए ये जो नाम लिखा है ना एफरेंट, एफरेंट एक डक्ट है जिसके जरिए क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। अब वो सारी इम्प्योरिटीज कहाँ जाती हैं, ग्लोमेरुलस, ये गुच्छा सा बन जाता है, क्लस्टर सा बन जाता है, इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरी भी बोलते हैं या ग्लोमेरुलस कह देते हैं। इसके बेसिस पर क्या होगा, पीसीटी वाले हिस्से में सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, और फिर इफरेंट वाले पाइप के अंदर क्या होगा, प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है। हालांकि ये इफरेंट वाला पाइप आगे चलकर वास रेक्टा बना देता है, एक पूरा जाल बना देता है जो नेफ्रॉन के ही ऊपर पड़ा होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन करना। कि अगर बाई चांस पीसीटी, लूपोफेनल और डीसीटी इस ट्रैक के जरिए अगर कोई खास चीज़, कोई काम की चीज़ अगर चली भी जाती है ना, यूरिन की फॉर्म में बाहर जा रही है, तो ब्रेन क्या करेगा, सिग्नलिंग के बेसिस पर उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेगा, वहाँ से निकलवाएगा पीसीटी, डीसीटी या लूपोफेनल से, और एंटर करवा देगा वास रेक्टा के अंदर। और वास रेक्टा किसने बनाया, इफरेंट वाले पाइप में। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सभी कहाँ जाएंगी, ध्यान से देखिए, किडनी के एक्सट्रीम एंड पर। कौन से एक्सट्रीम एंड पर, इस वाले पर, जहाँ पर ऐसे मैंने डॉट लगाया, इसको रेनल पेल्विस कहा जाता है। और यहाँ से फिर किधर आएंगी, यूरेटर में, और यूरेटर से फिर कहाँ जाएंगी, ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा। एक डक्ट होती है, फाइन डक्ट होती है, जिसके ज़रिए सारी इम्प्योरिटीज़ बॉडी से बाहर निकल जाती है। आई थिंक आपको सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, किसी भी लाइन में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूरी कोशिश की जाएगी उसका रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। चलिए खैर आगे चलते हैं अब। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन एक किडनी में कितने होते हैं? अप्रॉक्स 1 मिलियन। ये चीज़ भी याद रखनी है। यहाँ पर देखिए मैंने एक किडनी को एलएस के फॉर्म में दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। एलएस ऑफ किडनी का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो इसके अंदर ये पोजीशन दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई नेफ्रॉन एक्चुअल में किस तरह पड़े होते हैं। ये एक नेफ्रॉन है और ये जो पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये कितनी हो सकती है? 5 to 7 बना सकते हैं आप एक किडनी के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर तो देखिए वो प्रोसेस बताया गया जो मैंने आपको भी समझाया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं ना, ठीक है, तो वो लास्ट में जब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के जरिए फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यूज़ तक पहुँच जाता है मटेरियल। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना भी मटेरियल का इंटेक करते हैं वो सारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल अनडाइजेस्टेड रहता है ना। और कितनी परसेंटेज होगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस पर। बॉडी का अगर स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म है, अच्छा मेटाबॉलिक सिस्टम है, बॉडी से मतलब ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है। देखिए डिफरेंट ह्यूमन का अलग अलग तरह का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा खासा वर्कआउट करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसे में वेस्ट कम बनेगा, मतलब बॉडी में फूड मटेरियल का जो इंटेक कर रहा है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ईजी है। अब होता क्या है कि वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो फीकल मैटर, फेसेस वगैरह की फॉर्म बाहर निकलेगा। बाकी इस तरह से जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया है तो वो भी सारा यूटिलाइज तो होगा नहीं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटीज जनरेट होनी ही है ना। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेंगे, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्शन चलेंगी उसकी बात की जा रही है। तो उसके लास्ट में जो वेस्ट बनेगा अब उसको बाहर कैसे निकालें, उसके लिए एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोल रहे हैं किडनी। कितनी होती हैं? 2 किडनी होती है। बॉडी का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहाँ पर किडनी प्लेस्ड होती हैं, बीन शेप होती हैं स्ट्रक्चर में, राजमे के दाने के जैसी होती है ना शेप जो होती है उसकी। क्लियर? और अब ये जो किडनी है वो क्या काम करती है? 2 काम करती है। यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है नेफ्रॉन की मदद से, और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है वो भी हमने स्टार्टिंग में समझा कि बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को बनाए रखना। तो किडनी के 2 फंक्शन हुए, यूरिन फॉर्मेशन और सेकेंड नंबर पे ऑस्मो रेगुलेशन। अब नेफ्रॉन के प्रोसेस को भी हमने समझ लिया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की हेल्प से, ठीक है। नेफ्रॉन में देखिए 2 पार्ट होते हैं, मेल्फिजियन बॉडी और ट्यूबुलर पार्ट। जो मेल्फिजियन बॉडी है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक तो बॉमेन कैप्सूल और उसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या है? पाइप का एक गुच्छा सा होता है, सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए। एक पाइप, कौन सा पाइप? एफरेंट वाला पाइप जो नेफ्रॉन में एंटर करता है, बॉमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा और ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा। अब ग्लोमेरुलस वाले पॉइंट से क्या होता है? सारी इंप्योरिटीज फिल्टर्ड होकर कहाँ चली जाती हैं? नेफ्रॉन में, है ना। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? पीसीटी में। और बाकी जो पाइप है वो फिर बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं इफरेंट, ठीक है। और इफरेंट वाला जो पाइप बाहर निकलेगा उसके बाहर निकलने के बाद एक जाल बन जाता है उसके जरिए, ठीक है। उस जाल को बोलते हैं वास रेक्टा, जो नेफ्रॉन के ऊपर ही पड़ा होता है। वास रेक्टा का अगर कोई आपसे फंक्शन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वास रेक्टा का फंक्शन होता है, उस जाल का फंक्शन होता है जो किसने बनाया? इफरेंट वाले पाइप ने, कि कुछ भी अगर काम की चीज़, कोई भी अगर आयनिक फॉर्म यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर जा रही है तो ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी मदद से क्या होगा? उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वास रेक्टा के अंदर ले लिया जाएगा, फिर इस तरीके से वो बॉडी में वापस से चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब वेस्ट में नहीं जाने देगा ब्रेन, पूरी कोशिश करेगा। क्लियर? तो ये होता है सारा प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंपोजिशन वगैरह का जिक्र किया हुआ है। ह्यूमन यूरिन कंटेन, ह्यूमन का जो यूरिन है वो कंटेन किया होता है 95% ऑफ द वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। जो ए है वो एसिड के लिए इंडिकेशन डाला गया है। फाइनली यूरिन जो है पासेस होता है कहाँ से? थ्रू द यूरेटर एंड कलेक्ट इन द ब्लैडर टिल द थ्रो आउट ऑफ बॉडी बाय द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा की एक लास्ट डक्ट होती है जिसके जरिए वो बाहर निकलना होता है, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन क्लियर हो ही गया आपको। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किडनी का क्या काम होता है, फंक्शन भी आपको अच्छे से पता चल गया, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे डायलिसिस का थोड़ा सा जिक्र आता है। डायलिसिस जो होता है ना एक प्रोसेस होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, किडनी फिल्टर का काम कर रही है ना, वेस्ट को बाहर निकालने का काम कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन काम कर रही है। लेकिन अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी से काम चल जाता है ना। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा? हमें किडनी डोनर को ढूंढना होगा, जो आसान बात नहीं होती, ठीक है। और अगर लगता है कि भाई हाँ किडनी कुछ % ठीक है तो ऐसे में क्या करना पड़ता है?
डायलिसिस कराना पड़ता है। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें डायलिज़र मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिज़र मशीन क्या करती है? सेम वही काम करेगी जो हमारी किडनी काम करती है, ठीक है। तो डायलिज़र मशीन की मदद से हम क्या कराएंगे? डायलिसिस कराएंगे, मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे हैं, हम एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हमारी किडनी जैसा ही काम कर सके, ठीक है। अब वो हफ्ते में कराना पड़े आपको या महीने में एक बार कराना पड़े, वो डिपेंड करता है कि किडनी कितने % ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सिंपल है। ड्यूरिंग डायलिसिस हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है जिसको ऐड किया जाता है ब्लड में, जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि हमारे ब्लड का सिंपल सा रूल होता है, जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है, पर ऐसा ना हो डायलिसिस के दौरान, इसलिए उसमें हेपेरिन को ऐड करना ज़रूरी होता है। मतलब एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है हेपेरिन। ये रेनल डायलिसिस की स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना, काम आ सकती है। तो आई थिंक आपको टॉपिक सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि एक्सक्रीशन क्या होता है प्लांट में, कुछ एनिमल्स में हमने डिस्कस किया, और मेन जो टॉपिक था वो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई थिंक आपको सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी लाइफ प्रोसेस के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट ना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर साइंस वर्ल्ड चैनल पर आपको मिलती रहती हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।